हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए किम सर्वनाम लेकर आई हूँ। संस्कृत में प्रश्न निर्माण करने के लिए सबसे अधिक जरूरत पड़ती है किम सर्वनाम की। किम सर्वनाम को 3 तरीके से हम याद कर लें तो हमें कभी भी दिक्कत नहीं होगी। इसके नपुंसक लिंग का रूप सिर्फ 2 में याद करने की जरूरत है, क्योंकि तृतीय विभक्ति से जो रूप है वो पुल्लिंग की तरह ही चलते हैं। पुल्लिंग के जो भी रूप हैं वो तृतीया से सेम चलते हैं, इसलिए नपुंसक लिंग में सिर्फ 2 विभक्तियों को याद करने की जरूरत है, प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति। तो प्रथमा विभक्ति में किम के कानी और द्वितीय में भी सेम होता है, किम के कानी। तो इन 2 विभक्तियों को अगर हमने एक बार याद कर लिया तो हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा, क्योंकि इसी से रिलेटेड सारे ही जो रूप होते हैं, सर्वनाम के देख लो चाहे वो संज्ञा के देख लो, वो वैसे ही लगते हैं। जैसे कि सर्वनाम अगर तद के देख ले तो तत ते तानी है ना। इसी तरह से ये जो बहुवचन में आनी करके आ जाता है, का है किम सर्वनाम है तो कानी आ गया, तत् सर्वनाम है तो तानी आ गया। इस तरह से इनके मैच करके आप याद कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि पुल्लिंग के रूप कैसे होते हैं। पुल्लिंग के रूप कहा, कऊ के इस तरह से चलते हैं, यानी कि जिसमें विसर्ग लगा होता है वो पुल्लिंग का रूप होता है, और जिसमें विसर्ग नहीं लगा होता, यानी कि ये का है, आ की मात्रा लगी, जिसमें विसर्ग नहीं होता वो स्त्रीलिंग के रूप होते हैं। तो सहा तऊ ते कहा कऊ के, है ना। सा ते ता स्त्रीलिंग में सा ते ता था ना तत् के रूप। तो इसी तरह से यहाँ पे किम सर्वनाम में का के का ये स्त्रीलिंग के रूप हो गए। और द्वितीय विभक्ति में जितने भी द्वितीय विभक्ति के रूप होते हैं उसमें अंत में म जरूर लगता है, हल सहित म लगता है। अब जैसे यह पुल्लिंग में कम लगा है तो स्त्रीलिंग में काम लगा है। इस तरह से अगर तत् सर्वनाम ले तो तम आ जाता है और इसमें ताम आ जाता है। तो हम सिर्फ किम सर्वनाम की बात करें कि किम सर्वनाम में क्या होता है। किम सर्वनाम का अर्थ होता है क्या। किम सर्वनाम का अर्थ होता है क्या, क्या जो प्रश्नवाचक होता है, क्या इसका मतलब है ना। और इसी से रिलेटेड जब ये विभक्तियों में डिवाइड करके जब हम देखते हैं तो उसी विभक्ति के चिन्ह के अनुसार इसको जोड़ते चले जाते हैं। तो किम प्रथमा में कर्ता होता है तो कर्ता वाले जो रूप होते हैं उसमें किम के कानी लग जाता है। द्वितीय विभक्ति में कर्म होता है तो कर्म वाली विभक्ति यानी को चिन्ह जिसमें आता है उसमें ये वाली विभक्तियां लग जाती है। और फिर तृतीया से जो तृतीय विभक्ति यानी करण कारक यानी से द्वारा वाले जो चिन्ह होते हैं उनके साथ ये लग जाता है। तो ये तो हो गए हमारे रूप की हमें याद क्या क्या करना। नपुंसक लिंग के रूप याद करने हैं और पुल्लिंग के रूप याद करने हैं और साथ में स्त्रीलिंग के रूप याद करने हैं, जिसका हमें प्रयोग प्रश्न निर्माण में करना होगा, है ना। तो प्रश्न निर्माण में इसका प्रयोग कैसे करना है ये मैं आपको पेपर में आए हुए प्रश्नों को हल करते हुए बताऊंगी कि किम सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न निर्माण में किस तरह से होता है, प्रश्न निर्माण में इनका प्रयोग कैसे करेंगे, ये आप ध्यान से देखें। इसकी विभक्तियों को ध्यान में रखते हुए हम बात करेंगे। अब यहाँ पे जैसे प्रश्न ये आया है, ये पेपर है कक्षा 12 का पेपर है, ये कक्षा 12 और संस्कृत का पेपर है। इसमें प्रश्न निर्माण के जो प्रश्न आए हैं वो इस तरह से आए हुए हैं। अब इसमें 2 ही प्रश्न करने होते हैं, 1-1 अंक का ये प्रश्न होता है और ये दोनों को। अब यहाँ पे मयूकेयु रानी शब्द आया है, रानी आणी वाली, आणी को समझ लो कि ये नपुंसक लिंग के बहुवचन में होता है ना। ये आनी नपुंसक लिंग के बहुवचन में आनी वाली पोजीशन में होता है, तो इसका मतलब ये जो है नपुंसक लिंग का बहुवचन है। अब ये चाहे द्वितीय है या प्रथमा है वो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों में एक ही रूप होता है ना। तो इसमें अगर हम इसको प्रश्नवाचक में बनाएंगे यानी प्रश्न निर्माण बनाना है तो इसके स्थान पर हम किम सर्वनाम को कैसे प्रयोग में करेंगे तो उसको देख लें कि क्योंकि ये नपुंसक लिंग का बहुवचन है इसलिए यहाँ पर भी नपुंसक लिंग का बहुवचन हम ये वाला लगा देंगे, कानी। यहाँ पे इस शब्द के स्थान पर हम लगा देंगे कानी। तो इसके स्थान पर जो
अंडरलाइन है यानी कि जो रेखांकित शब्द है वो ये है। इसके स्थान पर हमने किम सर्वनाम का कोई रूप लगाना है और वो इसमें यही ध्यान देना है कि जो शब्द हमारे सामने है वो कौन सी विभक्ति का है और कौन से वचन का है। बस उसी विभक्ति और उसी वचन के शब्द को किम सर्वनाम में बदल देना है। तो ये कानी हो गया, ये हमारा शब्द बिल्कुल सही हो गया। अब आगे इसमें लिखा हुआ है शूरम। शूरम में अंडरलाइन किया हुआ है शूरम शब्द यानी कि ये द्वितीय विभक्ति का एक वचन है। द्वितीय विभक्ति के एक वचन में अंत में म आ जाता है, जो मूल शब्द होता है उसमें म हल वाला आ जाता है। तो शूरम लिखा है तो शूर में मूल शब्द में म लग गया, अनुस्वार लग गया। अब यानी कि ये तो हमें पता चल गया कि ये द्वितीय विभक्ति एक वचन है। तो द्वितीय विभक्ति एक वचन और शूरम आया हुआ, इसका मतलब ये पुल्लिंग शब्द है। तो पुल्लिंग का द्वितीय विभक्ति का एक वचन का शब्द हम यहाँ ले लेंगे, यानी कम आ जाएगा, इसके स्थान पर कम शब्द आ जाएगा। द्वितीय विभक्ति एक वचन और पुल्लिंग शब्द बिल्कुल यही लगाना। इसको ये देखना है कि ये जो शब्द दिया हुआ है ये कौन सी विभक्ति और कौन से वचन का है। ये द्वितीय विभक्ति एक वचन है तो द्वितीय विभक्ति एक वचन का हमने कम लगा दिया। बस यही उत्तर है, यही बिल्कुल आपने मेथड लगाना है। अब ऐसे ही दो प्रश्न मैं और दिखाती हूँ कि उसमें भी कैसे लगाना है। अब ये दो प्रश्न और हैं जो ये भी 12th क्लास का ही है, प्री बोर्ड का एग्जाम का पेपर है ये। और इसमें भी प्रश्न कैसे आए हैं, ये प्रश्न हमेशा ही खंड च में से आता है। खंड च का 13वां प्रश्न होता है ये, खंड च का 13वां प्रश्न है ये। रेखांकित आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। ये एक एक अंक के दो प्रश्न होते हैं, यानी कि 2 अंक का प्रश्न है। अब ये इसमें दिया हुआ है मंत्रिणाम। मंत्रिणाम अगर दिया है केशम, सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है जो अंडरलाइन वाला शब्द है वो कौन सी विभक्ति और कौन से वचन का है। बस उसी विभक्ति और उसी वचन और उसी लिंग का लेकर हमें शब्द किम सर्वनाम का इसमें जोड़ देना है। तो ये हमारा शब्द बिल्कुल सही हो गया। अब यहाँ पे जल मध्य लिखा हुआ है। जल मध्य में हमने देखा कि एक ही मात्रा लगी है, इसका मतलब ये सप्तमी एक वचन है, सप्तमी विभक्ति एक वचन है और साथ में ये पुल्लिंग है ना। तो पुल्लिंग सप्तमी विभक्ति एक वचन को हमने किम सर्वनाम में बदलना है। तो हमने देखा कि किम सर्वनाम में सप्तमी विभक्ति एक वचन में कस्मिन होता है। तो ये जब आप अभ्यास कर लेंगे तो आपको जुबानी रट जाएंगे कि सप्तमी विभक्ति एक वचन में कस्मिन आ गया, षष्ठी विभक्ति एक वचन में कस्य आ गया, पंचमी विभक्ति एक वचन कस्मात आ गया। जब आप एक पुल्लिंग वाले शब्दों को अच्छे से रट लोगे, 5, 6, 10, 12 एक्सरसाइज इसकी कर लोगे, उसके बाद जब आप आए तब पुल्लिंग शब्द रूप यानी सर्वनाम है या जो भी, अब इसको अगर एक बार आपने याद कर लिया, उसके बाद डिफरेंसेस के साथ जब आप स्त्रीलिंग याद करोगे तब आपको इन दोनों में डिफरेंस समझ में आ जाएगा और जल्दी याद हो जाएगा।